हेलो दोस्तों। ड्रामे के शुरू में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां दो कैदी आपस में बात कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि आज एक लड़की को रिहा किया जा रहा है जो कि जियांग फैमिली की दूसरी सबसे छोटी बेटी है और वो बहुत अच्छी भी है, लेकिन मैंने सुना है कि अब तक कोई उससे मिलने नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई फैमिली ही ना हो या फिर उसकी फैमिली खुश है कि उसे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन शायद अब वो रिहा हो चुकी है। अब सबसे पहले जब वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगी ना, फिर उसके बाद जियांग को दिखाया जाता है जो इस मौजूदगी से बाहर आ जाती है और फिर वो अपने दिल में कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था, मैंने यहाँ 5 साल फजूल गुजार दिए क्योंकि अब तक मेरा कोई भी फैमिली मेंबर मुझे देखने तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं असल में क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भी उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग मेरे मुश्किल वक्त में मुझे देखने नहीं आ सकते तो इसका मतलब है यानी मेरे पास कोई ख़ानदान नहीं है और मुझे शेफ़ की बात माननी पड़ती है। जब वो ऐसा सोच रही थी अचानक वहाँ कुछ यांकी लड़के आ गए और हमला कर दिया तो वो लड़ाई शुरू कर देती है। दिल ही दिल में वो सोचती है वैसे शेफ़ ने कहा था कि मैं मार्शल आर्ट्स में काफ़ी अच्छी हूँ, इसलिए जिम जाना चाहिए, मैं भी जिम जाऊँगी और दूसरी लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगी, फिर ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे वाकई इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसा ही। फिर वो उनसे लड़ती रहती है और वो सबको भगा देता है। इतने में वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं और उनमें से असिस्टेंट बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं यहाँ मास्टर पी की वजह से आया हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर उनके पास चलूँ। तो वो पूछती है कि ये मास्टर पी कौन है। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है सामने से पी निकल कर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली ने भेजा है, मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम्हें ये बात बता सकूं कि तुम्हारे ख़ानदान की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बीवी बन जाओ। तो चलो हम एक काम करते हैं कि घर जाने से पहले अपना शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, इस तरह हम दोनों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तब जियांग कहती है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुमसे शादी किस खुशी में करूंगी, मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। तो पी कहता है देखो, मुझसे शादी करने से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा और इसके अलावा तुम जो भी खरीदना चाहो या तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, अब तुम सोच लो कि तुम्हें ये करना है या नहीं। तो वो कहती है कि अच्छा मेरे पास सब कुछ होगा। फिर वो याद करती है कि जब वो जेल में थी तो अपना अच्छा खाना अपने मास्टर्स को दे दिया करती थी जिनसे वो मार्शल आर्ट सीख रही थी। वो उनकी काफ़ी तारीफ़ करती थी और कहती थी कि जब तुम यहाँ से रिलीज़ हो जाओ तो तुम एक जिम बनाओ और एक बॉक्सिंग क्लब जहाँ तुम लोगों को हर चीज़ की महारत सिखाओ। ये सब कुछ सुनकर वो उन्हें ओके कर देती है। फिर मौजूदा मंजर में वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ बहुत सारे जिम्स और बहुत सारे बॉक्सिंग क्लब बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ क्या मैं ये सब कुछ बना पाऊंगी। तो पी कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। फिर वो उससे हाथ मिलाने वाला होता है लेकिन वो उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि मेरे मास्टर कहते हैं कि जब हमें वाकई किसी तो हमें उनसे गले मिलना चाहिए, ये शाइस्तगी दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है आम हो। और जैसे ही जियांग फैमिली आती है तभी वहाँ गाड़ी रुक जाती है। फिर जियांग उसके हाथ पर बैंडेज बांध देता है तो वो कहती है कि मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तब वो कहता है देखो अब तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है। और दूसरी तरफ हम जियांग फैमिली का सीन देखते हैं जहां कियाओ की बर्थडे पार्टी हो रही होती है और वो कहती है कि मैं बहुत चाहती हूं कि मेरी बहन भी यहाँ होती तो मुझे बहुत मज़ा आता। तब मम्मा कहती हैं देखो वो तुम्हारी जगह पर पहले ही जेल जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि उसका यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी था, देखो हम तुम्हारे साथ मज़े कर रहे हैं, बस यही काफ़ी है। तब वो कहता है कि अच्छा ये अच्छी बात है, उसे जेल में ही होना चाहिए, मेरे ख्याल में उसे वापस आना नहीं चाहिए। फिर वो कहती है कि माँ बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कभी भी मेरा सामना जियांग से हुआ तो मैं उसे शुक्रिया ज़रूर कहूँगी क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की है हर चीज़ में। और ये सब सुनकर उसका ख़ानदान जियांग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके पास कितनी अच्छी बेटी है। तभी वहाँ जियांग भी पहुँच जाती है और जियांग को देखकर कोई भी खुश नहीं होता। वहाँ सबसे ज़्यादा हैरान कियाओ होती है। फिर उसके बाद कियाओ छलांग लगाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि जियांग वापस आ चुकी है और तुम सब अब मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। तो उसके वालिद उसे नीचे जाने से मना करते हैं। फिर जियांग उसे नीचे ले आती है। इसके बाद माँ छलांग लगाने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, जंप तो मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं अब तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बाद जियांग खींच के इनको नीचे उतारती है और वो सब लोग उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। वो कहती है कि इन सब लोगों को हुआ क्या है पता नहीं। फिर उसके बाद कियाओ कहती है कि देखो मैं तुम्हारे सामने नीचे आती हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो और तुम मुझे मेरे घर से भी निकाल दोगी, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इतने साल इन लोगों के साथ रही हूँ कि अब मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ, प्लीज़ तुम मुझे इनसे अलग मत करना।
फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन जियांग वहाँ आकर केक को चेक करती है और फिर वो कुछ सोचने लगती है। देन जैसे ही वो घर के अंदर आती है, सबसे पहले उसे उसके रूम की तरफ ले जाती है। वो कहती है कि देखो, ये तुम्हारा रूम था जो अब मेरा हो चुका है। तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे बारे में किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, और तुम जानती हो कि सब लोग मुझसे ही प्यार करते हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से मेरी मम्मा और डैडी ने मुझे ये रूम सजा कर दिया है, और तुम जाकर देखो, तुम्हारे लिए तो यहाँ कोई रूम ही नहीं है। फिर इसके बाद जियांग फौरन वहां से अपना सामान उठाकर बाहर रख देती है और उसे कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो कोई भी जियांग के वहां आने पर खुश नहीं होता। सब लोग उसके वहां आने पर बहुत गुस्से में थे, और तब री कहता है, माँ बस अब बहुत हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस लड़की को यहाँ रहना चाहिए। तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें इसे पहले ही कह देना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम इसे किसी भी तरह यहाँ से निकालो। फिर इसके बाद लिन भी कहने लगता है कि मॉम, ली बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी जियांग वहाँ पहुँच जाती है। लिन पूछता है कि तुम कब यहाँ आई हो? जियांग कहती है कि जब तुम लोग मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले थे तब। फिर जब वो बैठने लगती है तो हर्क कहता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं बल्कि क्याओ की है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वही चॉपस्टिक्स उसे उठाकर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम यही चॉपस्टिक्स उठाओगी और यही खाओगी। माजरत, लेकिन तुम्हारे लिए हमने कोई खाना नहीं बनाया, तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा। अगर तुम खाना चाहती हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम अपने कमरे में वापस जा सकती हो। फिर जियांग उन्हें उठाने लगती है और फ़ौरन उनको उनके टेबल पर रख देती है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर कवानीन के मुताबिक ही चल रही हूँ, और जो इस फैमिली के कवानीन हैं मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। 5 साल में यहाँ से दूर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के कवानीन बदल चुके हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगती है, इतने में एक नौकरानी आती है और कहती है कि वाह क्या बात है, तुम्हें पता है कि वो घर छोड़कर चली गई है? वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ गई है। फिर वो एक ख़त उन्हें देती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि जियांग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मम्मी और डैडी, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ करके देखें, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे लगता है कि यही सब मेरे लिए बेहतर होगा। ये सब सुनकर ममा रोने लगती हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्याओ क्याओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और बहुत मज़ा ले रही होती है। तभी उसे एक कॉल आती है और बताया जाता है कि तुम जानती हो, घर में सब बहुत परेशान हैं और सब यही बात कर रहे हैं कि शायद बहुत जल्द जियांग को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ सुनकर क्याओ काफ़ी खुश हो जाती है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। उसे वहाँ पर देखकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। फिर इसके बाद क्याओ के दोस्त कहते हैं, ये देखो, लग रहा है ना कि ये लड़की देहात से आई है, इसे ना फैशन का कोई अंदाज़ है और ना ही कोई और चीज़, किस तरह के अजीब कपड़े पहने यहाँ आ गई है। आओ। तो फिर इसके बाद सब लोग उससे कहने लगते हैं, देखो, अगर तुम यहाँ से क्याओ को लेकर जाने लगोगी ना तो तुम्हें इसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि तुम्हें इस गन से इन सब के ऊपर जो कि वाइन की बोतलें रखी हुई हैं, तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा। फिर जब गन उसे दी जाती है तो वो कहती है कि गन के अलावा क्या मैं ये काम डार्ट से कर सकती हूँ? तो वो लोग कहते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ डार्ट से करना चाहती हो? लेकिन सोचो, क्योंकि डार्ट से ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगी। फिर वो करके दिखाती है और एक ही डार्ट से सारे बोतलें तोड़ देती है। फिर वो कहती है कि मुझे ये बात बहुत कड़वी लगती है कि कोई मुझे फिर से बेवकूफ़ ना कहे, तुम लोग ये सब कुछ मुझे दोबारा नहीं कहोगे। फिर जब वो क्याओ को ले जाने लगती है तो लोग उसे कहते हैं कि तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकती, यहाँ जितनी भी वाइन रखी है तुम्हें सबसे पहले वो पीनी पड़ेगी, तब जाके तुम इसे यहाँ से ले जा सकती हो। और जैसे ही जियांग अपना हाथ इस टेबल पर रखती है, वो टेबल टूट जाती है। ये सब देखकर सब लोग और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर वो पूछती है, अब क्या मैं इसे साथ ले जा सकती हूँ? हाँ। तो ये सब कुछ देखकर वो लोग काफ़ी डर गए होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो, तुम अभी फ़ौरन इसे ले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। फिर जब वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो वो कहती है कि देखो, प्लीज़ एयर कंडीशनर ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इसी वक्त जियांग की सांस फूलने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, और जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, देखो, अगर तुम इसी तरह मर सकती हो तो फिर इसी तरह, ये बेहतर है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन फिर जियांग गाड़ी से छलांग लगाता है और उस पर हंसता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम यहीं मर जाओ। वो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही उसकी कार चलती है, पाई की कार फौरन पहुँच जाती है। फिर असिस्टेंट पहले पी के करीब पहुँचता है, उससे कहता है, देखो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन वो थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो कहती है, तुमसे ऐसी बदबू नहीं आती जो मुझे तकलीफ दे, और ये बात मुझे अच्छी लग रही है। फिर वो उसे गाड़ी में ले जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है।
जैसे ही वो होश में आती है वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें अब सही से सांस तो आ रही है ना। तो जियांग कहती है हाँ हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम एक काम करो मुझे घर छोड़ दो। फिर जैसे ही वो घर आती है बी कहता है क्या हुआ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। तब जियांग कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे बचाकर यहाँ तक ले आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि मेरी जो कंपनी है उसके मैंने 41% शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी जितने शेयर्स बचते हैं वो तमाम शेयर होल्डर्स के अपने शेयर्स हैं, तो वो मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो कंपनी के हैं। तो वो कहती है क्या इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना। तो वो कहता है कि हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं, आप अपने शेयर्स किसी भी लड़की को ऐसे कैसे दे सकती हैं। तब वो कहता है कि वो मेरे लिए कोई आम लड़की नहीं है। और फिर उसके बाद वो याद करता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसे आइज़ की कोई परेशानी हो गई थी, जिसकी वजह से सब लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। और एक दफ़ा एक लड़की उसे धक्का देकर जा रही थी। तब एक और लड़की उसके पास आती है और कहती है देखो कोई बात नहीं, अगर सब लोग तुम्हें ऐसे ही तंग करते हैं तो तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाना, मैं जियांग हूँ और अब मैं जियांग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर कभी तुम्हें खेलने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग तुम्हारा मजाक ऐसे ही बनाते रहेंगे। बस अब ठीक है, तुम जाओ और अपने घर जाकर आराम करो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर अचानक एक कार वहाँ रुकी और दादी बाहर निकली। वो पी से कहती हैं तुम जानते हो ना कि मैं शुरू से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में हो। जियांग फैमिली की 2 बेटियां हैं, अब तुम सोच लो कि तुम उनमें से किससे शादी करना चाहते हो, उनमें से कोई एक तुम्हारी आने वाली बीवी बनेगी। तब पी अपने दिल में सोचता है ठीक है, लेकिन मैं जिससे शादी करूंगा वो जियांग ही होगी और कोई नहीं। फिर काफ़ी वक्त बाद जब वो चीन वापस आता है तो असिस्टेंट पूछता है अब आप क्या चाहते हैं, क्या? तो वो कहता है कि सबसे पहले पता लगाओ कि जियांग कहाँ है। फिर असिस्टेंट आकर बताता है कि जियांग तो जेल चली गई है और उसे 5 साल की सज़ा हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर पी काफ़ी हैरान रह जाता है और फिर मौजूदा मंजर में वो कहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है जियांग, मैं तुम्हें बचा चुका हूँ, अब आगे का काम मेरा है। और दूसरी तरफ जब जियांग अपने घर वापस जाती है तो वहाँ हक उससे बहुत गुस्से में होता है। डैड कहते हैं तुम्हें घर वापस आने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कहती है कि आप लोगों को पता है उसने मुझे अपनी गाड़ी से बाहर धक्का दिया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद लिन और ली दोनों उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें तो यहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए, बहुत दूर, और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकाल दूँ, तभी हमें तुमसे सुकून मिलेगा और चैन आएगा। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके पास कॉल आती है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ख्यो बहुत ही बुरी लड़की है जो बार में हम सबके साथ मज़े कर रही है। क्या आप लोगों को इस बात का पता है? इसके अलावा अजीन ख्यो के बारे में काफ़ी बुराइयां की गई होती हैं। फिर कॉल कट हो जाती है और दिखाया जाता है कि वो ख्यो का वही दोस्त होता है जिसके साथ जियांग ने बदला लिया था और वहाँ पर पी बैठा होता है। वो कहता है कि पी तुमने जैसे मुझे करने को कहा है मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ मत कहो। इसके बाद बी कहता है कि ठीक है, जब तक तुम लोग जियांग को कुछ नहीं कहोगे मैं भी तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर जियांग को कुछ हुआ तो याद रखना कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मम्मा कहती हैं कि क्या हुआ, तुमने क्या किया था जियांग के साथ? तो जियांग कहती है कि देखा, मैंने आप लोगों से बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं सच बोल रही हूँ। उसने मुझे कार से धक्का दिया था और मैं काफ़ी ख़राब हालत में थी और ये मुझे वहीं छोड़कर चली गई थी, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वो इस बात को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि जी ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, मैंने इसे कार से धक्का दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं सच बोल दूँ तो तुम लोग मुझे इस घर से निकाल बाहर कर दोगे, मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। तब सब लोग उसे कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा अपना घर है और यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता, तो तुम हमेशा ऐसा मत कहो कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। अगर हमने किसी को निकाला तो वो ख्यो जियांग होगी, तुम नहीं। फिर उसके बाद ख्यो जियांग के पास जाती है और वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम इसे माफ़ कर दो। अगली सीन में दिखाया जाता
जाता है कि पूरी फैमिली क्यो को ढूंढ रही होती है और जियांग कुछ लोग पार्टी में मिजाज बदल कर आते हैं। जब पूरा खानदान वहां पहुंचता है तो वो गैर मुल्की जगह से क्या कुछ लाते हैं। वो कहती है कि ये मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे वही चीज़ दिखा देती हूँ जो मैंने महसूस की थी। अगर ये भी वही महसूस करे तो इसे कैसा लगेगा, शायद इसे अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर वो अपनी फाइल देखती है और कहती है कि कल की पार्टी के बाद मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाऊंगी, वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी की। फिर उसके बाद अगले सीन में सारी जियांग फैमिली पार्टी के अंदर जाती हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बी से मिलने के लिए और वहाँ के सबसे बड़े शेयर होल्डर से मिलने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में जियांग वहाँ पहुँचती है और जियांग को देखकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन जियांग फैमिली उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तब वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर बाकी सब लोग भी उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा लिबास क्यों पहना है और तुम यहाँ कैसे आ गई हो, ये सब कुछ नहीं पहनना चाहिए था। तो जियांग कहती है कि अच्छा, तो मतलब आप सब लोग अच्छे तरीके से कपड़े पहन सकते हैं और मैं नहीं पहन सकती। लेकिन मैं यहाँ यूं ही नहीं आई हूँ, मैं आप सबको एक बात बताने आई हूँ क्योंकि मैं इस फैमिली की सबसे बड़ी उम्र वाली हूँ। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मजाक तुम यहाँ क्यों कर रही हो। फिर उसके बाद अब्बू भी उसकी बुराई करने लगते हैं। तो जियांग कहती है कि अब्बू, आप ये फाइल्स पढ़ सकते हैं, इसमें ये बात साफ साफ लिखी है। फिर इसके बाद जैसे ही डैड वो ट्रांसफ़र अग्रीमेंट पढ़ते हैं, वो इसे पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जब लेने से पढ़ता है तो वो कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये जाली है, मैं इसे नहीं मानता। तो जियांग कहती है कि ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ कि कंपनी को कॉल कर देती हूँ, तुम खुद उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छी तरह बता सकेंगे। फिर जैसे ही वो कंपनी को कॉल करती है, लिन कहता है कि मैं जियांग फैमिली की तरफ से हूँ और मुझे ये पूछना है कि 51% शेयर्स किसके पास गए हैं और 51% शेयर होल्डर कौन है। अब वो इसे इतना बता दे तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, 51% शेयर होल्डर जियांग है। ये सब कुछ सुन के वो सब लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ सारा हजूम जियांग के हक में शोर मचाने लगता है। क्याओ को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब कुछ तो मेरा होना चाहिए था, तो ये इसके हिस्से में कैसे आ सकता है। सब लोग उससे बहुत जलते हैं। फिर अगले मंजर में जब जियांग बेसमेंट में होती है तो वो पी को शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से आज पार्टी में सब ने मुझे बहुत अच्छे से चेयर अप किया है। तो सब कह रहे हैं कि मैं उनसे थोड़ी बात कर लूँ या कुछ सवालों के जवाब दे दूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। पी कहता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, मैं जानता हूँ आज तुमने किस तरह पूरी पार्टी को अपने नाम कर लिया था। तो वो कहती है कि इसमें तुम्हारा बड़ा रोल है और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। पी कहता है कोई बात नहीं, 3 दिन बाद हमारी शादी है, उसके बाद तुम शुक्रिया अदा कर सकती हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो कॉल बंद कर देती है। फिर इतने में वहाँ पर लिन और क्याओ पहुँच जाते हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी, तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी शेयर्स हैं वो मेरे नाम कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहती है कि माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और फिर इसके बाद वो इसे एक थप्पड़ मार देती है। फिर वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स और दूसरे लोग भी आ जाते हैं, तो वो सबसे लड़ती है। लिन कहता है कि तुम कौन हो, पर जिन में रहने के बाद लगता है कि तुम कितनी बड़ी फाइटर बन गई हो। जियांग कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर इसके बाद वो लिन से भी लड़ती है। फिर वहाँ मॉम और डैड और ली भी आ जाते हैं। तो लिन कहता है कि मॉम और डैड, आप लोगों को पता है कि ये हमें मारना चाहती है, इसीलिए हमें यहाँ ले आई है। फिर इसके बाद जियांग मॉम से कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा। फिर वो कहने लगती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मॉम फ़ौरन इसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। तो जियांग कहती है, मम्मा मैं भी आपकी बेटी हूँ। फिर मम्मा कहती हैं, बस अब बहुत हो गया, तुम मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो। वहाँ सब लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। तब जियांग कहती है, मम्मा और डैड, आप लोग एक काम करें, गाड़ी में जाकर सबूत देख लो कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो क्या सोचने लगती है, इसका मोबाइल तो मैंने तोड़ दिया था, अब इसके पास क्या सबूत बचा है दिखाने को। और तभी मम्मा वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा लेकर आ रही होती है और वो कहती है कि क्या मतलब है, क्या वाकई तुम दोनों ने ये सब किया था। तो उसी वक्त क्या कहने लगती है, जी मम्मा, मैंने ही ये सब कुछ किया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब कुछ डैड के पास होना चाहिए और इतनी जल्दी ये सब कुछ जियांग के पास कैसे जा सकता है, ये तो हमारा फैमिली का है ना। फिर इसके बाद डैड भी कहते हैं कि क्या वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें वो सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर देने चाहिए क्योंकि वो सारे मेरे हैं। तो उसी वक्त क्या कहती है कि क्या ये सारे शेयर्स आपके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो 51% शेयर्स तो पी ने मुझे दिए हैं, जो मेरा फियांसे है, और हमारी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है, हमारी शादी 3 दिन में है। ये सब सुनकर वालिदैन बहुत हैरान हो जाते हैं और अगले मंजर में फिर वही सब इसी बात पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है और पी एक पागल लड़की को इतने ज़्यादा शेयर्स कैसे दे सकता है। हमें लगता है कि उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। शायद वो क्याओ के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसने जियांग को सब कुछ दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं,
हम उसके पास ज़रूर जाएंगे मिलने के लिए, हो सकता है वो हमारी बात समझ जाए। फिर अगले मंजर में सब लोग उससे मिलने आते हैं। पी कहता है कि जियांग फैमिली आज यहाँ क्या करने आए हो? तो वो सब कहते हैं कि देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस पागल लड़की को इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं देने चाहिए थे, और हमने सुना है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पी कहता है कि अच्छा, मतलब तुम लोग इसे पागल कह रहे हो? ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को। फिर इसके बाद डैड कहते हैं कि देखो, हम सब जानते हैं कि तुम्हें वो लड़की पसंद होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, शायद तुम उसे अच्छी तरह नहीं जानते। देखो, हमारी जो बेटी है ना क्याओ, वो इस साल 18 की हो गई है, और अगर तुम चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। फिर वो सबके सामने ऐलान कर देता है और कहता है कि तुम सब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं जियांग फैमिली की दूसरी बेटी से ही शादी करूंगा। ये सब कुछ सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में जब जियांग नीचे आती है तो मॉम कहते हैं कि देखो, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि पी कभी तुमसे शादी करेगा। तो जियांग कहती है कि अब आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो मेरा मंगेतर है, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है कि हमें मिस्टर पी ने भेजा है जियांग आपके लिए, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ आपका मेकअप करने आई हूँ, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है ना, ये सारी जवाहरात तुम्हारे लिए हैं। और ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सबको वहाँ से अपने साथ ऊपर ले जाता है और वहाँ सारी जवाहरात रखी जाती हैं। लोग ये जवाहरात देखकर बहुत हैरान होते हैं। लिन कहता है कि देखो, ये वही जवाहरात हैं जो पिछली बार नीलामी में रखी गई थी, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वो कहता है हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है कि ये वही जवाहरात है, लेकिन ये सब कुछ उसके पास कहाँ से आ सकता है? क्या जियांग की किस्मत इतनी, क्या ये अच्छी हो सकती है? फिर इसके बाद बाकी सारी जियांग फैमिली को कहा जाता है कि आप हमारे साथ इस हॉल के अंदर चलें। तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आज तो सिर्फ और सिर्फ क्याओ से ही शादी होने वाली है। और दूसरी तरफ जियांग को दिखाया जाता है जिसका मेकअप मुकम्मल हो चुका होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो स्टेज पर आती है तो वहाँ सब लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम एक पागल लड़की हो, है ना? तुमसे शादी कौन करेगा? फिर ली और लिन दोनों अपनी बहन का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा सबसे प्यारा है। फिर जियांग कहता है कि मैं सबसे प्यारी हूँ और इससे भी ज्यादा। वो कहते हैं माजरत, मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन बिल्कुल पागल है, उसे शायद आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है ताकि वो वाज़े तौर पर देख सके कि क्याओ और जियांग के बीच में कौन ज़्यादा प्यारा है। फिर वो सब हंसने लगते हैं और सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि दुल्हन कितनी बेवकूफ़ है। फिर जैसे ही कहा जाता है कि दूल्हा आ रहा है तो सब कहते हैं कि तुम्हारे लिए बस कोई बूढ़ा आदमी ही आ सकता है और इसके अलावा तुम किसी और से उम्मीद मत रखना, यही बेहतर है। फिर जैसे ही वो सब पी को आते देखते हैं तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर जब पी उनके पास आता है तो वो कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है, और तब जियांग उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है माफ़ करना, लेकिन ये मेरा फियांसे है और मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप सब इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। फिर इसके बाद वो सबको ऐलान भी कर देता है कि ये मेरी बीवी है, मैं आप सबको ये बात साफ साफ बता दूं और दोबारा अपने बीवी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये सब सुनकर वो सब बहुत हैरान रह जाते हैं। फिर मैं अपना शादी का सर्टिफिकेट सबको दिखाता हूँ। ये सब देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और क्याओ कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है? पी के साथ मेरी शादी होनी थी ना मम्मी, ये सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा है, मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर वो कहती है मम्मी, ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, प्लीज आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसे रोकना होगा। और तभी वहाँ ऐलान किया जाता है कि दुल्हन और दुल्हा स्टेज पर जा सकते हैं। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर जाते हैं उनकी शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी लिन कहता है माफ करना, मगर इस शादी पर मुझे एतराज है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या एतराज है? देखो, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि मेरी शादी में आकर इसे चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं कि अगर तुमने मेरी शादी को चलाने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो वो कहता है कि माजरत, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारी जिंदगी चल रही है ना, और ये बहुत गलत बात है। फिर इसके बाद वो वहाँ सबको यही बात बता देता है कि जियांग एक पागल लड़की है जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है और ना ही उसे किसी बात का ख्याल रखने का तरीका आता है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो सब लोग काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। तो फिर जियांग उसी वक्त लिन को एक मुक्का मार देती है। लिन कहती है कि आप सब लोग देख रहे हैं ना कि ये वाकई पागल लड़की है और इसके अलावा इसका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता, इसे इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद लिना एक यूएसबी देता है। वो कहता है कि मैं आप सबको इसका सबूत भी दे सकता हूँ कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। और जैसे ही वो यूएसबी की वीडियो चलती है उसके अंदर, तो कोई और ही मंजर होता है।
ये उस वक्त की वीडियो है जब गलती क्याओ से हुई थी और पूरी जियांग फैमिली जियांग को मनाने में लगी थी कि क्याओ की जगह वो खुद जेल चला जाए और कुछ वक्त गुजारकर वापस आ जाए। वो इस बात को कबूल कर ले कि उससे गलती हुई है और 5 साल जेल में गुजार कर आ जाए। जियांग इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन वो सब लोग उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर लिन बहुत ज्यादा डर गया। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं थी, ये वाली वीडियो तो मैंने नहीं लगवाई थी, ये सब कुछ तुमने चेंज किया है ना पी, मैं जानता हूँ। तो पी कहता है कि देखो, तुम भी तो हर चीज़ चेंज कर सकते हो ना, तो अगर कुछ मैंने चेंज कर दिया तो तुम्हें इसके अंदर इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैंने ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा ही चेंज किया था, और उसके बाद तुम मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं बताओगे। इसके बाद सारे गेस्ट्स जियांग की फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो जियांग फैमिली फौरन वहाँ से भागने लगती है। कितने में पुलिस उनके पास पहुंच जाती है और तभी पी लिन के सामने एक फाइल रखता है। वो कहता है कि फौरन इस पर साइन कर दो, इसके बाद 10% शेयर्स और भी जियांग के पास चले जाएंगे। तो ये सब कुछ वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे इस पर साइन करना पड़ता है। और जियांग कहती है कि क्या अब मैं 61% शेयर होल्डर हूँ। तब उसे हाँ कहता है और कहता है अब तो तुम खुश हो ना। तो जियांग कहती है हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग घर वापस आते हैं, वो कहता है देखो, मुझे कुछ अहम कॉल्स करनी है, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर वो अपने दफ्तर चला जाता है। तभी जियांग कहती है कि आप मुझे एक और बात बताएं, क्या कोई तरीका है जिससे मैं पी को खुश कर सकूं। फिर वो अपने दिल में सोचती है कि शेफ ने मुझे कहा था अगर कोई तुम्हें मेहरबानी करे तो तुम भी उसका बदला मेहरबानी से दो। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, एक तरीका है जिससे पी बहुत खुश हो सकता है। फिर वो उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम ये पहनकर पी के पास जा सकती हो। फिर जब पी काफ़ी परेशान होता है, जब वो बैठी होती है तो वो पी के पास जाती है। उसे देखकर पी बहुत खुश होता है और अगले सीन में पी उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। तो जियांग कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे मिस्टर वोंग ने कहा था। अंकल वोंग ने कहा था कि ये सब कुछ करने से तुम खुश हो जाओगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगी जिससे तुम खुश हो सको। ये सब कुछ सुनकर पी बहुत खुश होता है। वो कहता है ठीक है, अब तुम आराम करो, तुम आज बहुत थक गई होगी। तो ये सब कुछ देखने के बाद जियांग भी बहुत पुरजोश हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग फैमिली का मंजर दिखाया जाता है, जहां सब लोग काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि पी को देखा ना, वो कैसे जियांग का साथ दे रहा था। और हमें समझ नहीं आ रहा कि पी को जियांग में ऐसा क्या नजर आ गया कि उसने हमारी क्याओ छोड़ के जियांग जैसी पागल लड़की से शादी कर ली। वो सब इसी बात पर बहुत नाराज होते हैं। दूसरी तरफ पी कहता है कि जियांग, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। जियांग कहती है कि नहीं, ज्यादा बड़ा मसला तो नहीं है, बस मेरी रियूनियन पार्टी थी और मेरी क्लासमेट वहां आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह कपड़े पहन के जाऊं। तो वो कहता है कि ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर बाद में जियांग उसे बहुत सारे कपड़े दिखाती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर में उसे एक लिबास बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि तुम इस लिबास के साथ बहुत प्यारी लगोगी। फिर वो उसका ब्रेसलेट भी पहना देता है। वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल तैयार हो, तुम जा सकती हो रियूनियन पार्टी में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब लोग इसी बात पर बातचीत कर रहे होते हैं कि जियांग कितनी पागल लड़की थी ना, जब तक वो हमारे साथ होती थी, और मुझे लगता है कि वो अभी भी वैसी ही होगी, बिल्कुल नहीं बदली होगी। लेकिन जैसे ही जियांग वहां आती है, सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और यही कह रहे होते हैं कि क्या ये वही जियांग है जो स्कूल के वक्त इतनी अजीब थी, वो कितनी बदल गई है ना। फिर उसके बाद सारे लड़के उससे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे डेस्कमेट थे, तुम्हारे साथ होते थे। फिर उसके बाद जियांग जब वहां आकर बैठती है और वो फूड ट्राई करने लगती है, तो तभी एक लड़की कहती है कि ये फल खाने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, और तुम ये क्यों खा रही हो। शायद तुम्हें किसी ने ये बात कभी नहीं बताई होगी। तभी मेन कहती है कि चलो हम एक काम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, और अगर इस गेम में तुम हार जाओगी जियांग, तो जो कुछ भी हम तुमसे करने को कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो गेम में मेन गेम खेल रहा था। वो अक्सर अच्छे स्कोर हासिल करता था। इसके बाद दिन ने जियांग के साथ खेलना शुरू किया और वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये सब देखकर वहां सब लोग बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जियांग इतना बदल गया हो, वो बिल्कुल भी वही लड़की नहीं लगती जो स्कूल में थी। जब वो बातें कर रहे थे, अचानक एक और लड़का अंदर आया जो क्लास में काफी माहिर था। इसके बाद जियांग भी फेंग को देखकर बहुत हैरान रह गया। फेंग कहता है कि देखो, सबसे पहले तुम मुझे ड्रिंक लाके दो। तो जियांग फौरन उसको ड्रिंक दे देती है। फिर वो कहता है कि एक काम करो, अब तुम मुझे फल खिलाओ। तो वो भी उसे फल खिलाने लगती है और ये सारी वीडियो लिन बना रहा होता है।
फिर उसके बाद पिछले सीन में दिखाया जाता है कि ली और फेंग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ली कहता है कि देखो, बहुत अच्छे से काम करना, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो फेंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो वैसे भी शायद मुझे स्कूल में पसंद करती थी टाइम में, और अब भी करती होगी। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ फिर दिखाया जाता है कि पी अपने काम से काफी थक चुका होता है। तभी वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जानते हो, तुम्हारी फ्रेंड एक पार्टी में गई है, लेकिन वो वहाँ और लड़कों के काफी करीब है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। फिर उसके बाद वो पूरी वीडियो दिखाती है और वहाँ फिर दिखाया जाता है कि फेंग कहता है, मैं तुम्हें अब किसना चाहता हूँ, चलो अब मुझे जल्दी से चूमो। जियांग ने उसे थप्पड़ मारा और फिर उसका गला पकड़ लिया। वो कहती है, देखो, मेरे सामने दोबारा ऐसा न दिखाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, और अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जबान निकाल लूंगी। ये सब देखने के बाद लिन जल्दी से अपनी वीडियो खत्म करता है और चला जाता है। फिर पी दिखाया जाता है जो गुस्से में है। वो क्याओ से कहता है कि तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए यहाँ लाए हो, चुप करो और यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद जब क्याओ वहाँ से निकल जाती है तो वो फौरन अपने असिस्टेंट को बुलाता है। वो कहता है कि बस आज के लिए इतना काम काफ़ी है और मैं कंपनी का मजीद कोई काम नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से जाकर जियांग को घर वापस ले आऊँगा। फिर वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और दिखाया जाता है कि उन सब की पार्टी भी खत्म हो चुकी होती है और वो सब बाहर आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो सारी लड़कियां फेंग की कार के बारे में बात करने लगती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारे पास तो बहुत ही प्यारी सी कार है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास एक बहुत प्यारी सी कार है। तो ठीक है, लेकिन वो कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा प्यारी मुझे सिर्फ और सिर्फ जियांग ही लगती है। तो जियांग, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ सकता हूँ, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं होगा मुझे। वो कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यार, थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर मेन काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी हो गई है? गलती हो गई है, लेकिन इस पागल लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई अजीब सा बंदा हो, क्योंकि ये खुद भी तो काफ़ी अजीब है ना। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पी की गाड़ी भी आ जाती है और उसकी गाड़ी देखकर मिंग काफ़ी हैरान हो जाती है। इतने में पी अपनी गाड़ी से निकलता है और दौड़ता हुआ जियांग के पास आता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी पार्टी कैसी रही, मज़ा आया या नहीं? तो वो कहती है, नहीं, मुझे इस पार्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो वो कहता है, अच्छा, इसका मतलब है कि सबने तुम्हें बुली किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, वहाँ हम दोनों साथ खाना खाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है कि इसके बाद तुम काफ़ी एंजॉय करोगी। और फिर खाना खाने के बाद जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो वो देखता है कि जियांग तो वहीं सो गई है। तो वो फ़ौरन उसे बेड पर ले आता है और उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। फिर अगले दिन जब जियांग उठती है तो वो सबसे पहले अंकल वोंग के पास जाती है, पूछती है कि तुम मुझे बस इतना तो बता दो कि पी कहाँ गया है। तो वो कहते हैं कि वो तो अपने कुछ काम से निकल गया है और उसने मुझसे कहा था कि तुम काफ़ी देर से उठोगी। तो जियांग कहती है कि उसे रोज़ाना काम पर जाने की क्या ज़रूरत है, वो कुछ वक्त घर में भी गुजार सकता है ना, इतना ज़्यादा काम करता है, वो कोई मशीन तो नहीं है। तो अंकल बैंक कहते हैं कि ये काम उसके लिए बहुत अहम है, इसलिए उसे करना पड़ता है। और फिर अगले मंजर में जियांग के पास मम्मा दौड़ती हुई आती है। मम्मा उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, बचपन में भी मैंने हमेशा कियो को झिझकाया, लेकिन अब मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, जिस तरह मैं कियो के लिए पकाया करता था, मैंने तुम्हारे लिए भी पकाया है। मुझे समझ आ गई है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ घर वापस आ सकते हो? देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। तभी जियांग को याद आया कि जब कियो और वो घर आएंगे तो सिर्फ माँ ही कियो का ख्याल रखेगी, और कियो को सारा प्रोटोकॉल दिया गया। तमाम बातचीत उसके साथ हुई थी और जियांग को इस तरह नज़रअंदाज किया गया था जैसे वो मौजूद ही ना हो। दोपहर के मौजूदा मंजर में जियांग तामील करने पर इत्तेफाक करता है। फिर अगले मंजर में वो माँ का खाना लाने का इंतज़ार कर रही है। माँ उसे खाना लाती है और जियांग इसे आजमाता है। माँ कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। देखो, तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन कियो कितनी प्यारी है और मुझे लगता है उसके लिए पी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम एक काम करो कि तुम तलाक ले लो पी से और पी को कह दो कि वो किसी और से शादी कर ले, तुमसे नहीं। उसे कहो कि वो तुम्हें छोड़ दे ताकि वो सिर्फ याओ का हो सके। देखो, तुम्हारी बहन ही इतनी अच्छी चीज़ को छोड़ देती है,
तो जियांग कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम मुझसे कुछ मांग सको। लेकिन सारी माँ, अगर तुम कुछ और मांगती तो मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकती थी, लेकिन पी की जहाँ तक बात है तो वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वो मेरा शौहर है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा, इसलिए बेहतर है कि आप इस बारे में बात ना करें। फिर जैसे ही जियांग जाने लगता है वो बेहोश हो जाती है। वो कहती है, क्या इसका मतलब है कि आपने मेरे खाने में कुछ मिलाया? आप ये कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ माँ। फिर फेंग और ली आते हैं। ली कहते हैं, फेंग जाओ, इसे कमरे में ले जाओ और इसके साथ जो चाहो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गैर मुल्की से फेंग को कमरे में लाता है और ली फिर फेंग को कैमरा देता है। वो कहते हैं, देखो, हर चीज़ को बहुत एहतियात से रिकॉर्ड करो, इसके बाद मैं इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकूंगा। हम इसे अभी इस तरह नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम बाद में इस तरह पकड़ सकते हैं। जैसे ही वो जाता है फेंग उसके करीब आता है और जियांग ये सब देखकर बहुत अजीब महसूस कर रहा होता है। इसी दौरान ये दिखाया जाता है कि पी जियांग को लेने के लिए पहले ही गैर मुल्की से निकल चुका है। उसने इसे मुत्तला करने के लिए फ़ोन किया था, वो गया था। फिर उसके बाद क्यो ली पूछ रही होती है कि क्या फेंग अपना काम तो कर लेगा ना? तो वो कहता है, हाँ, वो अपना काम कर लेगा। तभी पी वहाँ आता है और वो फौरन दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ आता है। तभी क्यो और पी उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो, वो दोनों को अपना वक्त गुजारने दो। अगर जियांग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर पी को बहुत गुस्सा आता है और ली को मुक्का मार के फौरन अंदर की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि जियांग ने फेंग को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जैसे ही वो जियांग के करीब पहुंचा वो बेहोश हो गई। वो जल्दी से उसे घर वापस ले आता है और फिर एक और मंजर में काया को बहुत परेशान दिखाई देता है। वो कहती है, हमें कुछ करना है, पानी पीकर हमें पी और जियांग के रिश्ते को तोड़ना है। फिर उसे याद आया कि वो दादी को बुला सकती है, इसलिए वो जल्दी से दादी को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसे फ़ौरन पी फैमिली से मिलने की ज़रूरत है। और फिर ये दिखाया जाता है कि वो पी जियांग के साथ सो रहा होता है। जियांग कहती है, कल रात क्या हुआ था? इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया। तो वो कहता है, देखो, तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, तुम बस आराम करो। फिर वो अपने काम के लिए वहाँ से चले देता है। इतने में जब जियांग नीचे आती है तो वो देखती है कि दादी आ चुकी होती है और वो जियांग को देखकर काफ़ी गुस्से में होती है। फिर कहती है, देखो दादी, बी चाहती है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तभी वहाँ 3 लड़के भी आ जाते हैं। कहती है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए बुलाया है, इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए तुम उसके साथ चली जाओ। इसके बदले दादाजी तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देंगे और तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती हो, लेकिन तुम्हें पी को छोड़ना ही होगा हर हाल में। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं आप लोगों की शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इनमें से जो भी मेरा पंच बर्दाश्त कर लेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। तभी एक लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा पंच बर्दाश्त कर लूँगा। फिर उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो उसे पंच मारती है वो फौरन पीछे हटकर गिरता है। ये सब कुछ देखकर बाकी 2 लड़के डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा अभी कुछ काम है, मुझे कुछ याद आ गया है, मैं वहाँ से चला आता हूँ। ये कहकर वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जियांग कहती है कि आप लोग देख सकते हैं ना, इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए बेहतर है कि मैं पी के साथ ही रहूँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में पी अपनी दादी से मिलने जाता है तो दादी उसे कहती है कि देखो, तुमने तो एक फजूल लड़की से शादी कर ली है जो बिल्कुल पागल है। पी कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं समझे, आपको पता है ना कि वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आप आगे जाकर उसे समझ जाएंगे। और फिर वो जियांग से मिलने जाता है। वो जियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो? दादी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? देखो, अगर उन्होंने तुमसे कुछ कहा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर उसने उसकी आंखों पर हाथ रखा और वो पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि तुम वही इंसान हो जिसकी मैंने बचपन में मदद की थी? तो पी कहता है कि हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ याद है। जियांग कहती है, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ये सब सुनकर पी भी बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में जियांग और दादी नाश्ता कर रहे होते हैं तो अचानक दादी की हालत ख़राब होने लगती है। क्याओ फारिग होकर बाहर जाकर अंकल वोंग को कहती है कि दादी ने कहा है कि अंदर कोई भी नहीं आएगा और यहाँ जियांग बार बार उन्हें CPR दे रही होती है। फिर काफ़ी देर तक जब कोई अंदर नहीं आता तो वो दादी को उठाकर किसी तरह साइड ले जाती है और इतने में वो डॉक्टर को कॉल भी कर चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए मरहन को दवाएं दे दी हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इतने में वहाँ पी भी पहुँच चुका होता है। फिर पी जब जियांग के हाथ को देखता है तो वो काफ़ी ज़ख्मी होता है।
वो कहता है तुमने अपने हाथों से क्या किया है जो तुमने ऐसे जख्मी कर लिया। तभी वो कहती है कि मैंने दादी को उठाकर यहाँ तक ले आई थी, बस इसी में थोड़ा सा हाथ दर्द हो गया था। फिर उसके बाद वो उसे मरहम लगाने लगती है। जियांग कहती है कि देखो मुझे दर्द नहीं होता तो तुम्हें इस तरह मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। पी कहता है लेकिन मुझे दर्द होता है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। और फिर अगले सीन में जब दादी होश में आती है तो वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने पोते से ही मिलना चाहती हूँ। जियांग कहती है लेकिन वो तो जा चुका है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में वो ब्रश करेगा। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करूंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जियांग कहती है कि ठीक है, जैसा आपको मर्जी, अब वैसा ही कर सकती है। तभी अचानक अंकल वोंग सूप लेकर आ जाते हैं। दादी कहती हैं कि इसमें बहुत बदबू है, ये सूप मैं किसी सूरत नहीं पीऊंगी। फिर जियांग कहती है कि ठीक है, आप ये ना पिएं, मैं ये बात जाकर आपके नवासे को बता देती हूँ। फिर आखिरकार ये सब कुछ आपको ही पीना पड़ेगा ना। तो दादी उसे फौरन बाहर जाने से रोककर वो सूप लेकर जल्दी जल्दी पी लेती है। वो कहती है देखो अब मैंने सूप पी लिया है ना, नवासे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पी को इस बारे में कुछ मत बताना। फिर अगले सीन में जब सब लोग साथ खाना खा रहे होते हैं तो दादी कहती है ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनमें कोई जायका नहीं है, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना। तब वो कहता है दादी आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको यही सब खाना होगा। फिर उसके बाद जियांग कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं, हम चले जाएंगे। दादी खाना नहीं चाहती इसलिए वो उसे खाने नहीं देते। रात गए दादी खुद भी यही खाना खा रही हैं। वो कहती है खाना वाकई अच्छा है और जियांग और पाई खामोशी से देखते हैं। अगले मंजर में जियांग को पता चलता है कि पाई की सालगिरह आने वाली है तो वो उसके लिए केक ऑर्डर करने जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो उसे लेने गई तो दुकान बंद थी। ली ने मशवरा दिया कि वो एक और केक का ऑर्डर दें। वो दुकान वहाँ खुली है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर वो जियांग को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब जियांग अंदर जाता है तो उन्होंने एक आदमी को अगवा कर लिया है और फेंग भी वहाँ है। फेंग कहता है कि तुमने मुझे जोर से मारा, क्या तुमने नहीं किया? अब मैं इस आदमी को मारूंगा और तुम पर इल्ज़ाम लगाऊंगा, फिर तुम वापस जेल जाओगे। फिर एक आदमी जियांग से लड़ने आता है। वो उससे बहुत अच्छी तरह लड़ती है और आदमी उससे माफ़ी मांगता है। वो फौरन भागता है। ये सब देखने के बाद ली कहता है कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस आदमी को मार डालो। जियांग का कहना है कि आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। फिर अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब देखकर फेंग और ली चौंक गए। वो पूछते हैं कि क्या इसका मतलब है कि आपने पुलिस को बुलाया है? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्याओ को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि मेरी बहन वैसे भी पागल है, अगर वो कहीं भाग गई तो, अगर वो चली गई तो कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पाई ने उसे गले से पकड़ लिया और कहा मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात मत करना। थोड़ी देर बाद जियांग आता है और कहता है पाई मैं आपके लिए केक लाया हूँ। फिर क्याओ कहती है एक काम करो, अपनी बहू को बदल दो। दादी ने क्याओ के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो कहती हैं आप जियांग के बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? जियांग मेरी पसंदीदा पोती है, मैं किसी और को अपनी पोती के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। फिर क्याओ जियांग के पास जाता है और उससे कहता है देखो मुझे समझने की कोशिश करो, आप समझ सकते हैं राइट? तुम मेरे लिए पहले ही एक बार जेल जा चुके हो, तुम दोबारा जा सकते हो। जियांग फिर ऐसा दिखावा करता है जैसे क्याओ ने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। फिर पीयूष ने फौरन को नरमी से थामा और दादी ने कहा बस बहुत हो गया, तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये होना ज़रूरी है। फिर पापा फौरन से क्याओ को थप्पड़ मारते हैं। वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और फिर जैसे ही वो जाने वाले थे पाई कहते हैं मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। और फिर वो एक फाइल तलब करता है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जियांग का जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं है और ना ही क्याओ जियांग की सही बहन है। जियांग ये सब सुनकर चौंक गई। वो कहती है ठीक है, इसका मतलब है यही वजह है मुझे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला, क्योंकि तुम सब ने मुझे बचपन से धोखा दिया है। किन कहता है नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मम्मी डैडी प्लीज़ इसे बताओ कि मैं आपकी असली हेयर ड्रेसर हूँ। मम्मी डैडी मैं आपकी गोद ली हुई बेटी कैसे बन सकती हूँ? मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। दादी फिर कहती हैं बहुत हो गया, इसका मतलब है कि तुम लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे राइट? लेकिन अब ये सब खुल्लम खुल्ला है और तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद एक सीन दिखाया जाता है जब क्याओ पूरी तरह से पागलों की तरह काम कर रही है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और कोई भी उसके साथ बैठना या खड़ा नहीं होना चाहता है। हर एक को उसके आसपास एक अजीब सी बू आ रही है और क्याओ परेशान है कि जियांग की तरह हर एक उससे क्यों भाग रहा है।
फिर दूसरी तरफ पी और जियांग दिखाए जाते हैं। उन्होंने अभी अपनी नई कंपनी खोली है और एक साथ एक नया समय गुजारने वाले हैं। कंपनी के फिर से खुलने के बाद वो बहुत उत्साहित हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। फिर इसी सीन में हमारे ड्रामे का अंत खुशी से हुआ।